Hello students, welcome to officially YouTube channel of Sanskaram group of schools. Student, today we are going to discuss the political chapter 7 of outcomes of democracy. Students, now we are winding up our tour of democracy in this chapter outcomes of democracy. Student, we have studied in 9th class political part 1 from chapter democracy in the contemporary world, and now we are winding up our book democratic politics part 2. So it means we have studied this book continuously from 2 years, and I think we all are aware about what is democracy, why we prefer democracy, what is the system of democratic institution, constitutional design, fundamental rights, power sharing, all federalism, mean different types of पावर शेयरिंग, फेडरल सिस्टम है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल सिस्टम है. वी हैव अवेयर ऑल दीज थिंग्स. सो स्टूडेंट, इट इज़ टाइम to discuss the specific theme about the democracy, and this chapter gives us some answers. What does democracy do? What outcomes can we reasonably accept of democracy just because it is democracy? So students, from our 9th class study and 10th class study, we already know that democracy is much better than other form of government because it provided some facilities. But when we talk about democratic system individually, तो हमें लगता है कि yes, there are some lacking. So in this chapter we are going to assess the democracy system. So let us start our chapter. So student, to understand the democracy outcome, we already discussed that in 9th class कि democracy, what is democracy? Democracy is a form of government which is elected by the people. 9th क्लास चैप्टर 2 हम उसमें डेमोक्रेसी के फीचर्स, डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम सब कर चुके हैं. अब्राहम लिंकन वाली भी जो हम डेफिनेशन है वो कर चुके हैं, और उसके अंदर हमें पाकिस्तान, मैक्सिको, जिम्बाब्वे, चाइना और ना जाने डिफरेंट कितने सारे कंट्रीज़ के थ्रू हम उसको कंपैरिजन कर चुके कि जो डेमोक्रेटिक रिजीम्स हैं वो कैसे डिफरेंट हैं नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम से. लेकिन अब हम बात यहाँ पर आती है कि नाउ वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस सिलेबस. सो हमें कहीं ना कहीं तो ये असेस करना है ना कि डेमोक्रेसी ओवरऑल कहाँ स्टैंड करती है. ठीक उसी तरह से जैसे आप लोग एक इस क्लास में पढ़ रहे हैं, पहले जैसे आप 9th क्लास में थे, आपका मिड टर्म होता है, PA1 होता है, PA2 होता है, फिर आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं तो एक ओवरऑल आपका असेसमेंट होता है. तो उसमें देखते हैं कि आप टंग्स, जो आपकी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, हिंदी है, उसके अंदर आपके मार्क्स मेज़र किए जाते हैं. आपका एग्ज़ाम होता है, मैथ होता है, साइंस होता है, सोशल साइंस आपके पास सब्जेक्ट्स हैं. फिर आपको कंपैरिजन किया जाता है ओवरऑल पूरी क्लास में कि आपका फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है. लेकिन जैसे ही पेरेंट्स PTM पे आते हैं तो वो मोस्टली आपसे क्या, टीचर से क्या बात करते हैं कि हमारा बच्चा ओवरऑल स्टैंड कहाँ करता है, कि इसके अंदर की क्या कमियां हैं और क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं. तो ठीक उसी तरह से अब हम डेमोक्रेसी को असेस करेंगे दिस इन चैप्टर के अंदर. तो जहाँ हमने अपना टूर जो शुरू किया था वो कहाँ से किया था कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. ये किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने. और फिर हमने इसकी फीचर स्टार्ट की और इसको नॉन डेमोक्रेसी के साथ में कंपेयर किया. बट अब हम इसके अंदर जब ओवरऑल असेस करने जाते हैं तो हमें थोड़ा सा एक डिलेमा आता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर मोर देन 100 नेशंस हैं जहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम किसी न किसी रूप में मौजूद है. पर वो सभी कंट्री अपने कल्चरल फीचर्स में या उनका पॉलिटिकल सिस्टम अगर डेमोक्रेसी के एक जैसा लगा लो तो उनका कल्चरल या उनका इकोनॉमिक स्टेटस या उनका जोग्राफिकल जो एरिया है, क्लाइमेटिक जोन है, एथनिक ग्रुप्स हैं, वो डिफ़र है. तो उनके डेवलपमेंट गोल भी डिफ़र होंगे, जो कि हम इकोनॉमिक्स में अपना चैप्टर 1 कर चुके हैं कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, मीन डिफरेंट कंट्रीज़ हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, क्योंकि उनके लिए अचीवमेंट सबके लिए अलग अलग होती है.
तो हम डेमोक्रेसी सिस्टम को किस तरह से इवेलुएट करें कि वो हमें कोई ना कोई एक क्राइटेरिया ऐसा हम लें कि जहां हम ये मान के चलें कि जस्ट बिकॉज इट इज़ डेमोक्रेसी ये हमें कुछ ना तो एक जैसा देगी, पूरी दुनिया में प्रोवाइड करेगी। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट अस कंटिन्यू द चैप्टर। डू यू रिमेंबर हाउ स्टूडेंट इन मैडम लिंगडो क्लास आर्ग्यूड अबाउट डेमोक्रेसी? जो हमने देखा है अपना चैप्टर 2 9th क्लास का, ये उसकी हम बात कर रहे हैं। दिस वॉज इन चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9 टेक्स्ट बुक। इट इमर्ज फ्रॉम दैट कन्वर्सेशन दैट डेमोक्रेसी इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद डिक्टेटरशिप और एनी अदर ऑल्टरनेटिव। हमने क्लास 2 में देखा था, सॉरी 9th में चैप्टर 2 के अंदर, कि हमने उसको पाकिस्तान से, चाइना से, जिम्बाब्वे से, घाना से कंपैरिजन किया, जो वहाँ की सिचुएशंस थी, और उसके आधार पर हमने क्या निकाली थी, डिफरेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी निकाली और डेमोक्रेटिक रिजीम्स और नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम में डिफरेंस किया था। तो वहीं से ये जो हमारा जो पॉइंट्स है वो निकल के आए। क्या पॉइंट निकल के आए? वी फेल्ट दैट डेमोक्रेसी वॉज बेटर बिकॉज इट प्रमोट इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स, कि लोकतंत्र क्या करता है, अपने नागरिकों के बीच में समानता प्रदान करता है। एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, नागरिकों को सम्मान प्रदान करता है, उनकी गरिमा प्रदान करता है। देखिए जो हमारा राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू लाइफ है, राइट टू फ्रीडम है, ये राइट टू अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है, तो ये सब चीज़ें जो शोषण से हमें बचाती हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये हमें समाज में इज्जत दिलाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए, जस्ट बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग। एंड द बेस्ट थिंग इज़ डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि लोकतंत्र के अंदर जो भी डिसीजन लिया जाता है वो एक सिस्टम से लिया जाता है। आपको पता है, या तो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। दोनों के अंदर ही जो डिसीज़न है वो नेगोशिएशन और डेलिब्रेशन से इंस्टीट्यूशंस के अंदर, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर या नेशनल असेंबली में लिया जाता है, और उसके लिए वोटिंग भी होती है। जो रूल्स है, जो भी पॉलिसी या बिल बनाया जाता है, तो उसके मेरिट डिमेरिट सब छान कर सब होता है। तो अल्टीमेटली जो फाइनल डिसीज़न आता है डेमोक्रेसी के अंदर, इट इज़ ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन। तो फिर उसके बाद हमारा सेकंड आता है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स, कि जो डेमोक्रेसी है, जितने भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, चाहे पीपल टू पीपल हो, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, या स्टेट गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, या इंडिविजुअल टू स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी है, उसके लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम जो है वो किस में है? डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, जहाँ पर सारे के सारे जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजोल्व हो जाते हैं। जबकि किसी दूसरे सिस्टम में जो आपका गवर्नमेंटल सिस्टम है, उसमें इतना पॉसिबल नहीं है, जो कि नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम होते हैं। एंड द मेन थिंग इज़ दैट कि डेमोक्रेटिक सिस्टम अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक, कि आपने यदि गलती की है तो उसको वो सुधारने का मौका देता है। मतलब कि यदि आपने कोई गलती की, कैसे, एक नागरिक होते हुए यदि आपने एक गलत पार्टी को वोट दे दिया, एक गलत दल की सरकार चुन ली है, जो कि आपकी आशाओं पर खरा नहीं उतरा, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट 5 ईयर में फिर से वो आपको मौका देने वाले हैं, यू कैन चेंज द गवर्नमेंट। बट इन अ नॉन डिक्टेटोरियल डेमोक्रेसी जो रिजीम है, उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते। एक डिक्टेटर को, एक मिलिट्री रूलर को या एक मोनार्क को आप एक रेगुलर टर्म के बाद चेंज नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं कि ये 5 पॉइंट्स हैं जो हमको बताते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ मच बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आपको क्लास में बताया था, यू कैन मेंशन यहाँ 3 स्टार आप लगा सकते हैं, और क्यों लिख दीजिए, क्योंकि ये एक क्वेश्चन का आंसर है कि डेमोक्रेसी इज़ मच बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सप्लेन। या तो इसका ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में अक्सर आता है, हर दूसरे तीसरे साल ये रिपीट होता है। यही 5 पॉइंट आपने लिखने हैं, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। अब मेजर बात क्या आ रही है जो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं कि आर दीज एक्सपेक्टेशंस रियलाइज अंडर डेमोक्रेसीज, कि क्या जो डेमोक्रेसीज हैं ये उसमें ये सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस खरी उतरती हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि वो तो हमने चैप्टर में डिस्कस किया कि डेमोक्रेसी ये सब करती है। When we talk to people around us, most of them support democracy against other alternatives, such as rule by monarch or military or religious leaders. But not so many of them would be satisfied with the democracy in practice. वही बात कि जब हम इसको दूसरे रिजीम के साथ में कंपेयर करते हैं तो हमें डेमोक्रेसी बेटर लगती है, लेकिन जब हम सिर्फ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इसकी अच्छाइयों की बात करते हैं, तो उसमें हमें कुछ
होल नज़र आते हैं, हमें लगता है कि यस स्टिल इट इज़ लैकिंग बिहाइंड समवेयर, सो वी फेस अ डायलेमा। इसलिए हमें एक दुविधा का सामना करना पड़ता है। डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस, कि डेमोक्रेसी सैद्धांतिक रूप से बड़ी अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकल में अप्लाई जब करते हैं तो इसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, इतनी बेहतर नहीं है ये। दिस डिलेमा इनवाइट अस टू थिंक हार्ड अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, और ये दुविधा ही हमें इस ओर ले जाता है कि हमें लोकतंत्र के परिणामों की व्याख्या करनी पड़ेगी कि इसके ये रिजल्ट क्या देती है, ओवरऑल ये कहाँ स्टैंड करती है। डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मोरल रीज़न or are some prudential reason to support democracy too? In chapter 1 we have already discussed the moral reason and prudential reason. Just because it is democracy, it is a good system, we have to apply it our nation, और other thing कि prudential reason की डेमोक्रेसी है, ये सब ऊपर लिखी चीज़ें प्रोवाइड कराती है, तो इसलिए हमें डेमोक्रेसी को लाइक करना चाहिए। तो हम क्यों करें ये हमें समझना होगा। और आई थिंक किसी चीज़ को लाइक करने का मोरल और प्रूडेंशियल दोनों ही रीज़न होने ज़रूरी हैं। ओवर 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टुडे क्लेम एंड प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, दे होल्ड इलेक्शंस, दे हैव पार्टीज एंड दे गारंटेड राइट ऑफ सिटीजन्स। वाइल दीज फीचर्स आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ दैम, कि आज 100 से भी ज़्यादा कंट्री जो अपने आप कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सिस्टम अप्लाई करते हैं, तो वहाँ कॉमन फीचर्स क्या क्या होती हैं। फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। वहाँ इरेगुलर इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, मीन्स जो नागरिक हैं, सिटीज़न हैं, उनके पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं चूज़ करने के लिए, वो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। सो वाइल दीज फीचर्स आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ दैम, दीज डेमोक्रेसीज आर मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल सिचुएशंस, देयर इकोनॉमिक अचीवमेंट्स एंड देयर कल्चर्स। जो मैं पहले ही आपके साथ बात कर चुकी है कि कॉमन फीचर्स होने के बाद भी डिफरेंट डेमोक्रेसी है वो किसी न किसी टर्म से एक दूसरे में अलग हैं। तो इसीलिए क्या होगा, क्लियरली व्हाट मे बी अचीव्ड और नॉट अचीव्ड अंडर ईच ऑफ दीज डेमोक्रेसीज विल बी वेरी डिफरेंट। इसलिए क्या प्राप्त किया है, क्या नहीं किया है, ये हर लोकतंत्र के अंदर किसको क्या मिला है ये अलग ही मिलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ हमारे पास 1 मार्क्स का 3 मार्क्स का फिर से क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसीज। ये हमारे पास 4 पॉइंट है। ये NTSC में भी आ जाता है, 4 पॉइंट दे के एक आपको निकाल देंगे और कोई दूसरा डाल के ओड 1 आउट भी आपको बोल सकते हैं। तो क्लियर 4 पॉइंट आपके ब्रेन के अंदर ये होने चाहिए 1 मार्क्स के लिए। और 3 में है तो ये हमें 3 सेंटेंसेस बनाना होगा। मोस्टली कम ही आता है 3 में, लेकिन NTSC में 1 मार्क्स में या बोर्ड में 1 मार्क्स में ये बिल्कुल आ सकता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ common features of democracies. But there is something that we can expect from democracy just because it is democracy. लेकिन फिर भी कुछ तो है ना कि कॉमन फीचर्स है और अलग अलग देशों ने लोकतंत्र में क्या प्राप्त किया ये अलग अलग है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा कॉमन होता है जो कि हम ये मान के चलते हैं कि वो डेमोक्रेसी है, तो ये तो वो प्रदान करेगा ही करेगी, ये तो देगी ही देगी। So our interest in and fascination for democracy often pushes us into taking a position that democracy can address all socio-economic and political problems. If some of our expectations are not met, we start blaming the idea of democracy. इसीलिए जो हम आकर्षित होते हैं और जो हमारा ध्यान उधर ही होता है लोकतंत्र की तरफ कि यस लोकतंत्र है, कि हमें अच्छा लगता है कि भाई वो हमारी सामाजिक आर्थिक सभी समस्याओं का समाधान कर देगा। तो इसीलिए क्या होता है कि सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट, वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। जब भी हमारी किसी आशा की पूर्ति नहीं होती, कोई इच्छा पूरी नहीं होती, तो हम लोकतंत्र को ही उसका दोष देने लग जाते हैं। वी स्टार्ट डाउटिंग इफ़ वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, और हम ये डाउट करने लग जाते हैं कि क्या हम लोकतंत्र में रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कोई रूल बना देती है, कोई पॉलिसी बना देती है, या कहीं हमें लगता है कि सरकार बायस हो रही है, जैसा कि आजकल हमारे देश में आप डेली टीवी पर मीडिया पर देख रहे हैं, स्पेशली इन महाराष्ट्र। तो हमें लग रहा है कि नो वी आर नॉट लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, बट ऐसा नहीं है कि कई बार कुछ कमियां रह जाती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोकतंत्र को नकारने लग जाएं।
The first step toward thinking carefully about the outcome of democracy is to recognize that democracy is just a form of government. तो इसीलिए जब भी हम लोकतंत्र का इवैल्यूएशन करें तो हमेशा हमें ये सोचना होगा कि लोकतंत्र तो केवल एक तरह की सरकार है. अंडरलाइन दिस लाइन. इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग. ये केवल वो परिस्थितियाँ बनाता है जिससे हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं. इट इज़ द सिटीज़न that who have to take the advantage of those conditions and achieve these goals. ये नागरिक हैं जिनको उन परिस्थितियों का फ़ायदा उठाना है और अपने लक्ष्य पूर्ति करनी है. ठीक उसी तरह से जैसे मैं आपको क्लास में एग्जांपल देती हूँ कि सपोज़ हमें कहीं पर एक बोर्ड लगाना है और हमने ड्रिल किया, हमारे हाथ के अंदर स्क्रू ड्राइवर है और हमने उसके अंदर नट लगाया और स्क्रू ड्राइवर से उसको स्क्रू को हम टाइट कर रहे हैं. तो अब मैं देख रही हूँ कि जो स्क्रू है ना वो टेढ़ा है और मेरे हाथ में जो पेंचकस है ना वो भी मैं कसे जा रही हूँ उसको. तो अब एक चीज़ बताइए, क्या गलती पेंचकस की है? नहीं है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वो स्क्रू जो है, वो पेंच जो है वो क्या टेढ़ा जा रहा है और मैं कसे जा रही हूँ और गलती बता रही हूँ पेंचकस की. पेंचकस तो पेंचकस इसको टेढ़ा कर रहा है. अरे नहीं, वो मैं कर रही हूँ, वो टूल है. तो डेमोक्रेसी ठीक उसी तरह से एक गवर्नमेंट है और ये सिटीज़न के ऊपर है कि वो कितने अवेयर हैं और उससे अपने देश में लोकतंत्र को वो उसका कितना यूज़ कर रहे हैं. अवेयर सिटीज़न ही ये सब कर सकते हैं. सो लेट अस एग्जामिन सम ऑफ थिंग्स वी कैन रीजनेबली एक्सेप्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी. तो आइए हम देखते हैं कि लोकतंत्र से हम क्या विशेष जो उपलब्धि हैं वो प्राप्त हम कर सकते हैं या हम मानते हैं कि भाई ये हमें देगा ही देगा क्योंकि ये लोकतंत्र है. क्लियर. तो असेसमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक आउटकम्स जो है उसको हम बेटा इस चैप्टर में हम 3 लेवल पर लेंगे. तो जैसा कि पहले हम ये कार्टून देख लेते हैं, सॉरी, कि इज़ डेमोक्रेसी ऑल अबाउट कोपिंग विद मल्टीपल प्रेशर्स एंड अकोमोडेटिंग डाइवर्स डिमांड्स. कि वही लाइन कि जब भी हमारी कोई बात खरी नहीं उतरती तो हमें लगता है कि डेमोक्रेसी का दोष है ये सारा, जबकि आप एक सोचने की बात है. अरे आप सोच तो रहे हैं ना कि लोकतंत्र ये नहीं दे रहा, आप डिमांड तो कर रहे हैं. तो बेटा डिमांड भी वहीं की जाती है जहाँ से कुछ मिलता है. एक नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम से आप कोई भी एक्सपेक्टेशंस लगा ही नहीं सकते. तो अल्टीमेटली व्हेन यू एक्सेप्ट फ्रॉम कोई भी एक्सपेक्टेशंस जब आप डेमोक्रेसी से रखते हैं और पूरी नहीं होती और कुछ हो जाती है तो अल्टीमेटली कुछ तो मिल रहा है ना. बाकी रिजीम्स में तो वो भी नहीं मिलता. तो इसीलिए जब हम इसकी बात करेंगे अपने चैप्टर की आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी सिस्टम की, तो डेमोक्रेटिक असेसमेंट इस चैप्टर में हम 3 लेवल पर लेंगे बेटा. एक पॉलिटिकल आउटकम, दूसरा इकोनॉमिक आउटकम और तीसरा सोशल आउटकम. जो पॉलिटिकल आउटकम है उसके अंदर हम 3 पॉइंट लेके चलेंगे: अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट और लेजिटिमेट गवर्नमेंट. और इसके बाद इस पेज के बाद अगर अपनी बुक आप टर्न करेंगे तो आपको 2 हेडिंग और नज़र आएंगे: इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी. ये दोनों हेडिंग जो है वो इकोनॉमिक आउटकम है डेमोक्रेसी के. और उसके बाद आपको 2 हेडिंग और नज़र आएंगे: अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स. ये सोशल आउटकम्स हैं. तो अभी हमारे पास ये कितने पैरामीटर्स हो गए? पॉलिटिकल आउटकम, इकोनॉमिक आउटकम और सोशल आउटकम. 3 चीज़ें हैं जहाँ हम अकाउंटेबिलिटी नापेंगे, इसकी असेसमेंट करेंगे डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ की: अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट. तो चलिए पहले हम इसी की बात करते हैं. लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पढ़ने की बजाय कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कि व्हाट डू यू मीन बाय द अकाउंटेबल गवर्नमेंट. अकाउंटेबल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट टू द पीपल. कि जो डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट होती है वो अपने किसी भी काम के लिए उत्तरदायी होती है, कि वो उसकी जिम्मेदारी है, कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायी तो अपने सर पर ले जो वो कर रही है. सेकंड इज़ रिस्पॉन्सिव. रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है रिस्पॉन्ड टू द डिमांड, कि लोगों की इच्छाओं के प्रति जिम्मेदारी, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार ले. और तीसरा है लेजिटिमेट. लॉज एंड एक्शंस आर रिवील्ड, कि जो गवर्नमेंट
जो लॉज और एक्शन के अकॉर्डिंग काम करे टू द पीपल इन अ पब्लिक मैनर, टू केप्ट सीक्रेट फ्रॉम दैम, नॉट टू केप्ट सीक्रेट फ्रॉम दैम, कि कानूनी प्रक्रिया के अंदर रहकर जो सरकार काम करती है उसको हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहते हैं। तो इन 3 पैरामीटर्स पर अब हम डेमोक्रेसी को परखेंगे कि क्या ये अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, क्या ये रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है, क्या ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, और साथ साथ ये देखेंगे कि एक नॉन डेमोक्रेटिक जो रिजीम है क्या वो इन पैरामीटर्स पर खरा उतरता है। तो लेट अस डिस्कस। बीच में हमें कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं, कुछ डेफिनेशंस भी दी गई हैं साथ साथ। तो आपको क्लास में जो नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स हम दे चुके हैं उसके अंदर मैंने अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट तीनों को अलग अलग दिया है, ओके, ताकि आप बीच में जो क्वेश्चंस हैं उनको देखकर पजल ना हो। तो जहाँ जहाँ बोलूँ वहाँ क्वेश्चन आप बुक में मार्क करते चले जाइएगा, क्योंकि इन तीनों पॉइंट्स के बीच में भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। देयर आर समथिंग दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड, कि कुछ तो ऐसा है जो लोकतंत्र को प्रोवाइड कराना ही कराना है। इन अ डेमोक्रेसी वी आर मोस्ट कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट पीपल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स एंड पीपल विल हैव कंट्रोल ओवर द रूलर्स। ये तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बिल्कुल बताती है कि लोकतंत्र में सबसे पहली बात यह है कि लोगों को हक है कि वो अपनी सरकार चुने और उस चुनी हुई सरकार के ऊपर उनका नियंत्रण हो। Whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making that affect them all. और जब भी पॉसिबल हो चुके जो नागरिक हैं उनको भागीदारी लेनी चाहिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में, जिससे कि वो प्रभावित होते हैं। Therefore, the basic outcome of democracy should be that it produce a government that is accountable to the citizen and responsive to the need and expectations of the citizen. तो इसका मतलब पहला परिणाम जो लोकतंत्र का है वो ये होना चाहिए कि ये एक ऐसी सरकार प्रोवाइड कराए जो जनता के प्रति क्या हो, उत्तरदायी हो और जनता की ज़रूरतों को पूरा करने की, उनकी इच्छाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी ले। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक दूसरी चीज़ और पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा इसी को डिफाइन करने के लिए। बिफोर वी गो इनटू दिस क्वेश्चन वी फेस अनदर कॉमन क्वेश्चन, इज़ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट, इज़ इट इफेक्टिव, कि क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल है, इज़ इट इफेक्टिव, क्या ये प्रभावी है, कि क्या ये अपना काम सिस्टम से रैपिडली करती है, लोगों की जब भी इसकी ज़रूरत होती है टाइम पर एग्जैक्ट अपना काम पूरा करती है। सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट। कुछ लोगों का मानना होता है कि जो लोकतंत्र सरकार होती है ना वो कम कार्यकुशल होती हैं, कि कम तेज़ी से काम करती हैं, जब उनकी ज़रूरत होती है डिसीज़न की वो तब नहीं आते, बाद में आते हैं। It is of course true that non-democratic rulers do not have to bother about deliberation in assemblies or worry about majorities and public opinion. हाँ, लोगों को ये लगता होगा क्योंकि जितने भी नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम हैं उनके जो लीडर्स होते हैं वो किसी को आंसरेबल नहीं होते, तो ना उन्हें पार्लियामेंट को जवाब देना ना उन्हें लोगों को जवाब देना, तो जो भी डिसीज़न है वो फटाक से ले लेते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में ये तो आपको पता ही है कि डिसीजन पार्लियामेंट में लिया जाता है। तो केवल इसी बात पर हो सकता है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक है वो जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं तो वो इफ़ेक्टिव हो गई, ये इस बात की गारंटी नहीं है। सो दे कैन बी वेरी क्विक एंड एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, कि नॉन डेमोक्रेटिक रीजन में जल्दी से डिसीजन ले लिया वो इफेक्टिव हो गया और जल्दी से इम्प्लीमेंट हो गया तो वो बेटर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। जो लोकतंत्र होता है उसके अंदर बातचीत से, समझौते से, प्रोसीजर से निर्णय लिए जाते हैं। सो सम डिले इज़ बाउंड टू टेक प्लेस, तो थोड़ी बहुत देर तो लग जाती है। डज दैट मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट, तो क्या इसी कारण हम लोकतंत्र को कह दें कि ये कम कार्यकुशल है। अब आप ही सोचिए कि एक बंदा है जिसको आपकी अच्छाई बुराई से कोई नहीं लेना देना, वो आपके बारे में कोई डिसीज़न ले रहा है, वो आपको आंसरेबल भी नहीं है, तो वो कोई भी डिसीज़न ले लेगा। अब आप दुख पाओ या सुख पाओ उससे फ़र्क क्या पड़ता है, तो क्या वो एफिशिएंट हो गया। और एक व्यक्ति जो आपके प्रति जिम्मेदार है, जो आपकी केयर करता है, वो कोई सोच समझ के 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद कोई डिसीज़न लेता है और अल्टीमेटली उस डिसीज़न से आपका वेलफेयर हो रहा है। तो आप मुझे ये बताइए डिसीज़न कौन सा बेटर है, वो जिससे आपका कुछ बेटरमेंट होता है। तो अब उसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं। लेट अस थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, अब कीमत को लेके चलते हैं। Imagine a government that may take decision very fast, but it may take decisions that are not accepted by the people and may therefore face problems.
ये हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम की, कि ये गवर्नमेंट है वो बहुत फास्ट है और वो डिसीज़न किसी को एक्सेप्ट भी नहीं है जो उसने ले लिया और लोग उससे प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं। इन कंट्रास्ट अब इसके उलट चलते हैं। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर्स बिफोर अराइविंग एट अ डिसीज़न, कि एक निर्णय लेने से पहले उसको बहुत सारे प्रोसीजर का पालन करना पड़ता है लोकतांत्रिक सरकार को। बट बिकॉज इट हैज़ फॉलोड प्रोसीजर्स, इट डिसीजन में बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव। हो सकता है कि उसने टाइम लिया, उसने सारी कमियां उस डिसीज़न से निकाली, सब लोगों से बातचीत करके वो फाइनल डिसीज़न आया, तो जो डिसीज़न आएगा वो लोगों को स्वीकार्य होगा। सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पे इट परहैप्स वर्थ इट। तो इसका मतलब लोकतंत्र में जो निर्णय लेने में जो समय लगता है वो अपने आप में अपनी कीमत को पूरा कर देता है, क्योंकि जनता उसको स्वीकार करती है। तो यहाँ फिर से हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस डिसीजन डिलेइंग इज़ द रीज़न ऑफ इनएफिशिएंसी ऑफ डेमोक्रेसी, कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी होने से क्या लोकतंत्र है वो कार्यकुशल नहीं होता है? व्याख्या करो, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो इसको भी आप यहाँ पर एक क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए अगला पैराग्राफ हम देखते हैं। अब ये देखिए, गवर्नमेंट सीक्रेसी, हमें आरटीआई दे रखा है ना सरकार ने, ये उस चीज़ के ऊपर एक कटाक्ष है, जरा देखेंगे व्हाट इज़ नोट अबाउट फ्रॉम। ये देखो गवर्नमेंट बैठी है और एक वो छोटे से होल से देखती है और देखिए स्क्रीन कितनी बड़ी होती चली जाती है, कि गवर्नमेंट है वो हमारे बारे में जानने की कोशिश करती है। और इधर से आप देखिए पब्लिक के लिए उसने आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट प्रोवाइड कर रखा है, डमडमा बड़ा पीट रखा है, ढोल बड़ा चला रखा है, बजा रखा है। लेकिन जब लोग उस स्क्रीन से झांकने की कोशिश करते हैं तो आप देखते हैं कि वो सरकार के बारे में कितना कम जान पाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो है ना। तो यही है लोकतंत्र की कमी। अब धीरे धीरे इसी की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। हाँ जी, तो ये इमेज आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए याद रखनी है। कैन यू थिंक व्हाट एंड हाउ द गवर्नमेंट नोज अबाउट यू एंड योर फैमिली। अरे बाबा हमारा राशन कार्ड है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड है, और सबसे बड़ी बात हमारा आधार कार्ड, हमारी 10 की 10 उंगलियों की छाप, हमारी आँखों की पुतलियों की छाप, ऊपर से हमारा एटीएम उसके साथ लिंक, हमारा बैंक कार्ड उसके साथ लिंक, हमारा मोबाइल उसके साथ लिंक। भैया जीपीआरएस सिस्टम एक तरह से हमारी बॉडी में फिट किया हुआ है, कहीं भी जाएंगे गवर्नमेंट हमको पकड़ लेगी। इसका मतलब क्या हम सरकार के बारे में इतना जान पाते हैं? नहीं। अब कोई भी आरटीआई जो है किसी भी डिपार्टमेंट में लगा लो, आपको मिलेगा भारत की गोपनीयता के लिए ये आपको सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भैया आरटीआई दे क्यों रखा है? हाँ, कुछ जगह ये इफेक्टिव है, मानती हूँ। चलिए नाउ लुक एट द अदर साइड। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं। डेमोक्रेसी एंश्योर दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। So a citizen who want to know if a decision was taken through the correct procedure can find this out. He or she has the right and the mean to examine the process of decision making. कि लोकतंत्र है ना वो हमेशा ये सुनिश्चित कराता है कि जो भी निर्णय लिया गया है वो रूल्स रेगुलेशन और पूरी प्रक्रिया का पालन करके लिया है। तो इसलिए एक नागरिक जो ये जानना चाहता है कि वो जो निर्णय है वो किस आधार पर लिया गया है, उसको ये सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, उसको ये दिया जाता है। इसी को कहा जाता है पारदर्शिता। दिस इज़ नोन एज ट्रांसपेरेंसी। इसी को ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है, पारदर्शिता। तो इसका मतलब कि जो डेमोक्रेटिक रिजीम्स हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्योंकि आप किसी मोनार्क से, किसी डिक्टेटर से आप कुछ आंसर नहीं ले सकते ना, आप उसको कुछ जान नहीं सकते उसने क्या किया, कैसे किया, लटका देगा वो। जैसे हमने देखा था ना कि वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर सबको गुलोटाइन कर देता था। कहाँ की बात हो रही है? फ्रेंच रेवोल्यूशन की। एंटी है ना, फिर से हम बीच में घुस जाते हैं, वो कहीं भी अप्लाई हो जाती है। दिस फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। Therefore, when we are trying to find out the outcome of democracy, it is right to expect democracy to produce a government that follow procedure and is accountable to the people. तो अल्टीमेटली एक पॉइंट पे तो हम पहुंच गए कि जो लोकतंत्र है वो एक ऐसी सरकार तो हमें देता है क्या जो कि प्रक्रिया का पालन करता है और लोगों के प्रति आंसरेबल है। अब हम दूसरी बात पे आ जाते हैं। वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप्स मैकेनिज्म फॉर सिटीजन to hold the government accountable and mechanism for citizen to take part in decision making where and whenever they like think fit.
और ये भी उम्मीद हम लोकतंत्र से करते हैं कि वो एक ऐसा तंत्र नागरिकों को प्रदान करे कि जिससे सरकार है वो उत्तरदायी बने और एक ऐसा सिस्टम दे कि जब भी लोग चाहें निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग ले सकें. If you wanted to measure democracy on the basis of this expected outcome, you would look for the following practice and institution. तो हम देखते हैं कि अगर हम इन बातों पे लोकतंत्र को परखें तो हमें देखने को मिलेगा कि लोकतंत्र इन सब चीज़ों के लिए कुछ कुछ प्रोवाइड कराता है. क्या कराता है? रेगुलर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन देता है. ओपन पब्लिक डिबेट भी होती है, आपने मीडिया में देखी होंगी, ऑन मेजर पॉलिसीज़ एंड legislations and citizens right to information about the government and its functioning. RTI एक्ट भी लगा हुआ है. बट अब आ जाते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस पे. एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी शोज अ मिक्स रिकॉर्ड ऑन दिस कि यहाँ लिटिल बिट प्रॉब्लम है. डेमोक्रेसी हैव हैड ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस एंड इन सेटिंग अप कंडीशन फॉर ओपन पब्लिक डिबेट. पहली दो शर्तें तो लोकतंत्र बिल्कुल खरा उतरता है कि वो रेगुलर और फ्री फेयर इलेक्शन सिस्टम प्रोवाइड कराता है. ओपन पब्लिक डिबेट भी होती है. कोई भी भारत का नागरिक हमारी राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभा है उनकी प्रक्रिया जाके दे सकता है. राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत किसी भी गवर्नमेंट के डिसीजन उसके बारे में जानकारी एकत्र कर सकता है. बट मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शंस दैट प्रोवाइड अ फेयर चांस टू एवरीवन एंड इन सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट. लेकिन ज़्यादातर जो लोकतंत्र होते हैं ना, वहाँ इलेक्शन में फेयर चांस नहीं मिलता कि भाई कुछ गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, जो कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो पैसे की कमी के कारण, भ्रष्टाचार के कारण जो है इलेक्शन में नहीं शामिल हो पाते हैं. बट मोस्ट जो डेमोक्रेसीज हैं क्या करती है, डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम टू द शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद सिटीजन. वो जो पिछला जो हमें कार्टून दिखाया गया था ना, वो जो लेंस दिखाया गया था, all one can say in favor of democratic regimes is that they are much better than any non-democratic regime in these aspects. बिल्कुल रिस्पेक्ट्स. लेकिन ये बात तो ठीक है कि वो हमें बहुत कम देता है. भाई पारदर्शिता वाली प्रॉब्लम जो हम डिस्कस कर रहे थे कि लोकतंत्र ये सरकारें हैं वो कम पारदर्शी होती है. लेकिन एक बात है ना, नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम तो पारदर्शी होता ही नहीं है. तो कुछ तो है, चल जाता है काम. In substantive term, it may be reasonable to expect from a democracy government that it is attentive to the need and demand of the people and is largely free of corruption. कि एक लोकतांत्रिक सरकार है, हम उससे ये तो मान सकते हैं ना कि ये लोगों की ज़रूरतों के प्रति जिम्मेदारी तो लेती है, तो ये भ्रष्टाचारी तो ना हो. क्योंकि आप लोगों के लिए पुल बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, पार्क बना रहे हैं, ठीक है, आप काम कर रहे हैं. लेकिन उसमें आप अपनी जेब भी तो भर रहे हैं ना. जो गवर्नमेंट में फंक्शनरीज़ हैं उसकी बात हो रही है, वो भी तो जनता का पैसा ही आप खा रहे हैं. तो ये इसमें नहीं होना चाहिए. लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, द अंडरलाइन दिस लाइन, द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज़ नॉट इम्प्रेसिव ऑन दीज टू काउंट्स. डेमोक्रेसी ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड ऑफ द पीपल एंड ऑफन इग्नोर द डिमांड ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन. लोकतंत्र अक्सर क्या करते हैं, लोगों की ज़रूरतों के प्रति है ना, लोगों को मतलब कि उनकी सारी आशाएं तो खरी उतरती नहीं है और मेजॉरिटी की तकरीबन बहुत सारी डिमांड होती है जो टाइम पर पूरी नहीं हो पाती. द रूटीन टेल ऑफ करप्शन आर इनफ टू कन्विंस अस दैट डेमोक्रेसी इज़ नॉट फ्री फ्रॉम दिस सिविल. और लोकतंत्र की जो दैनिक कहानियाँ जो हम अखबारों में पढ़ते हैं, वहाँ हम क्लियर देखते हैं कि भ्रष्टाचार से लोकतंत्र छूटा नहीं है. At the same time, there is nothing to show that non-democracies are less corrupt or more sensitive to the people. लेकिन दूसरी तरफ हम ये नहीं कह सकते कि नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम है वो करप्शन फ्री होता है. तो देर इज़ वन रिस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सर्टेनली बेटर दैन इट्स ऑल्टरनेटिव. लेकिन एक चीज़ है कि लोकतंत्र जो है अपने दूसरे ऑल्टरनेटिव से एकदम बेस्ट है. व्हाट इज़ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट. अंडरलाइन दिस. एक्सप्लेन भी आ जाता है तो उसके बाद ही आंसर शुरू हो जाएगा आपका. इट मे बी स्लो, इट मे बी लेस एफिशिएंट, नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिबल क्लीन, बट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल ऑन गवर्नमेंट. ये लोगों की खुद की सरकार है, इलेक्शन के द्वारा चुनी गई सरकार है, किसी के द्वारा थोपी नहीं गई. इसका मतलब लीगल गवर्नमेंट है ना, जो सिस्टम से आई है. That is why there is an overwhelming support for the idea of democracy all over the world.
भाई जैसे हमारे हरियाणा में कहा जाता है ना कि अपने दही को कौन खट्टा बताता है, अरे ये हमारी खुद की चुनी गई सरकार है, जैसी भी है हमने बनाई है, हमारे ऊपर किसी ने थोपा नहीं है उसको, उसमें हमारी मर्जी शामिल है। As the accompanying evidence from South Asia shows, the support exists in countries with democratic regimes as well as countries without democratic regimes. नीचे हमारे को कुछ डायग्राम दी हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे, जहाँ से हमें क्लियर नज़र आता है कि जो साउथ एशिया है वहाँ पर लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, वो शामिल है लोगों का। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द, लोग चाहते हैं कि वो उन प्रतिनिधियों के द्वारा शासन उनका चले जिनको वो चुनते हैं। दे आल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी सूटेबल फॉर देयर कंट्री, democracy's ability to generate its own support is itself outcome and that cannot be ignored। कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी योग्यता इसी बात में है कि लोग इसका समर्थन करते हैं, तो ये सबसे बड़ा आउटकम है कि लोगों को पसंद है, तो इसका मतलब कुछ तो अच्छा है ना इसके अंदर। तो चलिए अब रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, जैसा कि मैं आपको बोर्ड पे बना के दिखाती हूँ कि चलिए जैसे आपका सब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट कार्ड बनता है ना, तो अब हम डेमोक्रेसी का रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेजिटिमेसी पे। तो उसका हम कंपैरिजन करेंगे नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम के साथ। तो अकाउंटेबल में हम क्या करते हैं, लोकतंत्र को देते हैं 1 मार्क्स, 0.5 उसका काट लेते हैं, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम को देते हैं 0, क्योंकि उसकी तो अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। तो 0.5 तो प्लस हो गया, इधर से 0 हो गया। रिस्पॉन्सिव थोड़ा सा लेट करती है ना, डिसीजन डिलेइंग करती है, तो 0.5 उधर दे दो। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट तो नॉन रिजीम होते ही नहीं है, तो इधर 0 दे देते हैं। लेजिटिमेट गवर्नमेंट 1 मार्क्स कंप्लीट हम देते हैं डेमोक्रेसी को, और फिर से नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम को देते हैं 0 मार्क्स। तो यानी कि 3 0 तो हमारे इधर इकट्ठे हो गए, यानी कि 0 ही रहा। लेकिन इधर हमारे पास 3 में से 2 नंबर कहाँ आ रहे हैं, अकाउंट हमारी डेमोक्रेसी जो है अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस और लेजिटिमेसी के ले जाती है। तो अब 3 में से 2 नंबर तो आए, उधर तो 0 ही है, तो इसका मतलब डेमोक्रेसी इज़ मच बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यस, प्रॉब्लम है वो हमने देख लिया। तो यही हमारा बोर्ड में क्वेश्चन बनता है कि जो डेमोक्रेसी है वो कहाँ कहाँ लेस इफ़ेक्टिव हो जाती है, वेयर द डेमोक्रेसी फेलियर, लोकतंत्र कहाँ फेल हो जाता है। तो व्हाट आर द नेगेटिव आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, किसी भी तरह से वो आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है, तो वो आप डिफाइन करेंगे। अब आ जाता है हमारा ये डायग्राम पे, आ जाइए आप सब देखते हैं, देखिए ज़रा, ये देखिए, ये आपको डायग्राम दे रखा है। डेमोक्रेसी इज़ प्रेफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप एवरीवेयर एक्सेप्ट पाकिस्तान। साउथ एशिया में 62%, 10% क्या कह रहे हैं, उनको लगता है डिक्टेटरशिप बेटर है, और 28% क्या कर रहे हैं, डजंट मैटर टू मी, मुझे पता ही नहीं। क्यों? कि गरीब आबादी इतनी है, अनपढ़ आबादी इतनी है कि कोई भी सरकार आए उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन मेजॉरिटी तो आपको पता डेमोक्रेसी लाइक कर रही है। तो नीचे टेबल भी दी है, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। NTSC में क्वेश्चन आ जाता है कि डेमोक्रेसी को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस कहाँ दी जाती है और लेस कहाँ की जाती है, इंडिया और पाकिस्तान। डिक्टेटरशिप को बेटर बताने वाले सबसे ज़्यादा लोग कहाँ हैं, समटाइम डिक्टेटरशिप इज बेटर, 14% लोग हैं, और डजन मैटर वाले 49, क्योंकि वो लोग इतने गरीब हैं कि उनके हालात में बदलाव आने वाला ही नहीं है, तो बेचारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी रिजीम आ जाए। पाकिस्तान तो बार बार वहाँ तो आपको पता ही है चेंज होता रहता है। वेरी फ्यू अबाउट द सूटेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी फॉर देयर ओन कंट्री। फिर आपको ये दो आप बार डायग्राम देखेंगे, ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी। तो आप देख रहे हैं कि ओवरवेलमिंग जो सपोर्ट है, स्ट्रॉन्गली एग्री और एग्री नीचे आप देखेंगे तो उसमें आपको इंडिया और नेपाल कट टू कट नज़र आएंगे। श्रीलंका देखिए थोड़ा डाउन जा रहा है। ऐसे ही वेरी फ्यू डाउट द सूटेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी इन देयर ओन कंट्री। इंडिया में वेरी सूटेबल बताने वाले और सूटेबल बताने वाले दोनों ही मिलाकर ओवरऑल 92% आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ओवरऑल एक मेजर सपोर्ट है साउथ एशिया में डेमोक्रेसी को लेकर।
So student, this is the end of the part 1 of our this video. So if you like it, so write a comment. If you need any another chapter, you can tell me and subscribe my channel. Thank you.